हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडू मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। आप लोग के पढ़ाई लिखाई का भी काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 की जो ये सीरीज चलाई जा रही है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें आज का अगला सेट देखते हैं हम लोग, जिसका पहला क्वेश्चन होगा आपके समक्ष कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, बात की कि संसद को संबोधित करने का भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बात की जाती है कि संसद को संबोधित करने का अधिकार दोस्तों जो होता है भारत के महान्यायवादी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि देखेंगे जब बात होती है, हम लोग जब बात करते हैं कि भारत के महान्यायवादी को, तो भारत के महान्यायवादी के भारतीय संविधान का जो एक आर्टिकल बनता है 76 में, भारतीय संविधान के ये आर्टिकल कहा जाता है कि संविधान का आर्टिकल 76 में बात होगी कि जो संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है भारत के महान्यायवादी को, और भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, इसमें आपको जो बात की गई है यह भारत के महान्यायवादी संबंधित आर्टिकल 76 होता है। अब बात की जाए महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी दोस्तों इस संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं, और संसद की कार्यवाही में भाग लेने के साथ साथ ये उनकी बैठकों में कार्रवाई में भाग लेते हैं। किंतु एक बात यह इंपॉर्टेंट होगी कि ये वोट नहीं दे सकते, यह अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे भाग लेते हैं मगर वोट नहीं देते हैं। इन्हें बोलने का अधिकार है मगर यह वोट नहीं दे सकते हैं। कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। और ये भारत के महान्यायवादी जो होते हैं दोस्तों, ये भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी भी होते हैं, केंद्र सरकार के। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बनेगा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न को सुमेलित करिए और इसमें बताइए कि जो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित करने की अगर बात ही की जाएगी तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जेम्स वाट वाष्प इंजन, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। एजी बेल ने टेलीफोन का, जेल बेयर्ड ने टेलीविज़न का, बिल्कुल सही। जे परकिंस पेनिसिलिन नहीं दोस्तों, पेनिसिलिन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पेनिसिलिन की अगर बात ही कर रहे हैं हम लोग, तो ये इसकी जो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने किया था? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह सही सुमेलित नहीं किया गया है। ठीक है, और बाकी के सही सुमेलित हैं। आगे देखते हैं, आगे जो बात होगी, कहा जाएगा कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। बताइए, मतलब कहने का यह है कि 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, यह पूछा गया है। 1987, 1988, 1989, 1999। तो दोस्तों यह जो बात की जाती है आपकी, यानी कि 21 साल से घटाकर 18 वर्ष, तो यह दोस्तों आपका 1989 में भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में, और इसके माध्यम से जो वयस्क मताधिकार की आयु थी, मिनिमम आयु रखी गई थी 21 साल, उसे घटाकर कितना कर दिया जाता है? 18 वर्ष कर दिया जाता है। और उसमें देखेंगे जो बात होती है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, 326 में परिवर्तन किया जाता है, और उस समय देखेंगे 61वां संविधान संशोधन होता है। राजीव गांधी की सरकार होती है। ठीक है, कांग्रेस में राजीव गांधी उसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, जिनके कार्यकाल में 1989 में यह संशोधन होता है। और इसी समय यह देखेंगे कि यहाँ पर प्रयोग करने का यहाँ पर अनुमति मिल गई 18 वर्ष के आयु के जो भी मताधिकार का यह पहली बार प्रयोग किया गया था। ये आम चुनाव जो था नवयुवकों के द्वारा 1989 में ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो होगा, यह अगला क्वेश्चन कहा जाएगा कि ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन सीवी रमन, एच जे भाभा, एम चंद्रशेखर ने, एच खुराना ने। दोस्तों, ब्लैक होल की बात किया जाए तो इसकी किसने देखेंगे प्रतिपादन किया था? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन रखा गया है। इसमें से आप जो कहेंगे ये भारतीय मूल के जो निवासी थे, ठीक है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक एम चंद्रशेखर ने किया था ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादन, चंद्रशेखर सीमा के लिए। और देखेंगे कि ये इन्हें चंद्रशेखर जी को ही इसी खोज के लिए, ब्लैक होल के लिए देखेंगे कि 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब? 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जाएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और उसके बाद सूची का एक कोड के माध्यम से ये सही उत्तर चयन करिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और देखने की कोशिश करिएगा और बताया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे कहा जा रहा है, इसमें देखते हैं कि ये अलाई दरवाज़ा दिल्ली का, इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा सिकरी, यानी कि ये देखेंगे कि अकबर के समकालीन था। ये अकबर मतलब इसका निर्माण कराया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने।
ठीक है। और मोती मस्जिद दिल्ली वाली दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो मोती मस्जिद आगरा की है उसका निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहाँ होगा। और जो मोती मस्जिद दिल्ली की बात की जाती है उसका निर्माण किसने कराया था, जो लाल किले में है दिल्ली में, वह औरंगजेब ने कराया था। तो इस तरह से 1, 2, 3 और 4 आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, धुरिया ने लोक नृत्य कहाँ का, अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का या रोहलखंड का। तो यह दोस्तों जो बात की जाती है कि धुरिया लोक नृत्य ये बुंदेलखंड का होता है। ठीक है, कहाँ का होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये होता है बुंदेलखंड का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था। ठीक है, निम्न में से किस मुगल बादशाहों में से एक था जिसका 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था। अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। तो दोस्तों देखेंगे एक बार देखेंगे आगरा में विजय फतेह करने के बाद, आगरा के बाद फिर जाकर दिल्ली में भी यह अपना सिंहासन रोहण कराता है, तो औरंगजेब। ठीक है, कौन होगा, आपका ऑप्शन नंबर औरंगजेब। आगे जो बात की जाती है यहाँ पे, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। दोस्तों, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कहने का मतलब है कि जो केंद्र सरकार होती है यह राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, राज्य सूची के जो विषय होते हैं। तो देखते हैं, यह ऑप्शन दिया है कोर्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु। बिल्कुल सही है, अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अगर प्रभावी बनाना है तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी आकर कानून बना सकती है, संबंधित राज्य की सहमति से। अगर कोई राज्य अपनी सहमति दे देता है तो संबंधित राज्य की अगर सहमति मिल जाती है तो केंद्र सरकार आकर राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, जब दोस्तों बात होती है राष्ट्रपति शासन ही लागू रह जाएगा तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल पूरी जो व्यवस्था होती है वह एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। यानी कि जो देखेंगे कि जो केंद्र की सरकार होती है यानी कि राष्ट्रपति के हाथ चली जाती है पूरी शक्तियाँ राज्यों की, अर्थात जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वह शक्ति विहीन हो जाते हैं। तो राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। राष्ट्रहित में जब राज्य सभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दे तो भी। ठीक है, तो इस तरह से आप कहेंगे उपरोक्त सभी, यानी कि जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या होगा, सभी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित है। घटनाओं के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जो होता है द्वितीय, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता। देखते हैं दोस्तों इसमें जो इसका सही क्रम दर्शाना है। तो सही क्रम की अगर बात किया जाए तो गांधी इरविन समझौता सबसे पहले 5 मार्च को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 5 मार्च को 1931 में हुआ था। ठीक, अब उसके बाद देखें 1931 की सारी घटनाएं हैं, भगत सिंह को फांसी 1931 में दी जाती है, मगर वो जो समय होती है 23 मार्च की होती है। ठीक है, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन 1931 वाला होता है 26 से लेकर 29 मार्च तक चलता है। यह 26 से लेकर 29 मार्च तक चलता है 1931 में। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। इस तरह से यह कहेंगे, बात जो होगी कि गांधी इरविन समझौता जो होता है इसे पहले रखेंगे। ठीक है, गांधी इरविन जो समझौता होता है यह पहले रखेंगे। और उसके बाद जो बात देखते हैं इसका अगला जो क्रम बनता है, इस अगले क्रम में देखेंगे कि भगत सिंह की फांसी जो होती है दोस्तों 23 मार्च को होती है, 1931 में होती है, दूसरे नंबर पे होगी। ठीक है, यानी कि 4, 3, और दूसरे नंबर पे जो होता है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो होता है ये होता है 1931 में, और ये कांग्रेस का 26 मार्च से लेकर 29 मार्च तक चलता है। ये 3 पर 4, ठीक है, 3, 2 और उसके बाद 1, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है दोस्तों इसकी बात करें 7 सितंबर से लेकर 1931 तक, यानी कि 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान के अंतर्गत, ठीक है, विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो यहाँ पे जो बात की जाती है वन क्या होता है, वन क्या होता है, आप कहेंगे कि ये समवर्ती सूची का। इसके पहले ये वन जो है राज्य सूची का विषय होता था। दोस्तों हम लोग जैसा कि देखते हैं भारतीय संविधान के जो 7वीं अनुसूची है उसमें देखेंगे संघ और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजन किया गया है, जिसमें हम लोग बात करते हैं तो वन की बात अगर रखी जाए तो पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। इसे बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समवर्ती सूची का विषय में जोड़ा गया। और जन स्वास्थ्य जो होता है ये भी राज्य सूची का विषय होता है। डाक बचत बैंक जो होता है ये जो होता है संघ सूची का होता है। और ये दोस्तों यहाँ पे जो सही नहीं मिलान किया गया है यह होता है शेयर जो बाजार यानी शेयर मार्केट समवर्ती का नहीं होता है, यह संघ सूची का होता है। ठीक है, यह संघ सूची का विषय। इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
वैसे शेयर बाजार की अगर बात करें तो ये संघ सूची का विषय होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो संघ सूची की जो विषय होती हैं उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह राज्य सरकारों का होता है। और जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे समवर्ती सूची की अगर बात किया जाए तो इस समवर्ती सूची पर अगर देखेंगे कि इस पर अधिकार किसका होता है तो यह केंद्र और राज्य दोनों की होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों में कभी अगर टकराव की स्थिति आ जाती है दोस्तों, तो अगर दोनों में जैसे केंद्र और राज्य के बीच अगर टकराव की स्थिति आती है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ज़्यादा प्रभावी होगा। और जो कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ बचती हैं इसके अलावा उन शक्तियों पर भी अधिकार होता है केंद्र सरकार का, उस पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आज के हम लोग के क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, तो दोस्तों को भी शेयर करिए दबा के और फिर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल।